Hello students, I am Shelly from SGTB Senior Secondary School, your music teacher. आज हम करेंगे वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी और विवादी। अब मैं आपको छोटे छोटे मेन पॉइंट्स में इसको डिफाइन कर देती हूँ कि वादी स्वर क्या होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्वर है जिसका अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण यानी कि ये जो स्वर है, ये स्वर ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें? राग में किसी स्वर का जब सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसको हम वादी स्वर कह देते हैं। अब वादी स्वर का प्रयोग ज्यादा होगा तो ठहराव भी ज्यादा होगा उस पर, जिसमें हम गाते हैं जिस स्वर को, उसको ठहरा भी जाएगा सबसे ज्यादा। इसको हम राजा की संज्ञा देते हैं। राजा की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि राजा स्वर एक राज्य में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जिस तरह से राजा की बहुत जरूरत होती है राज्य में, उसी तरह से वादी स्वर की राग में बहुत जरूरत होती है। इसके बिना राग की परख ही नहीं होती है। इसको अंश स्वर, जीव स्वर, प्रधान स्वर भी कह देते हैं। इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। मीन्स इसके बिना राग का स्वरूप नहीं निखरेगा, इसलिए ये सबसे प्रबल स्वर होता है। और कहते हैं कि इसी के स्वर के कारण ही जब कोई गा रहा है राग तो पहचान हो जाती है कि ये कौन सा राग गा रहा है। ये भूपाली गा रहा है, ये बिहाग गा रहा है, देशकार गा रहा है, कौन सा गा रहा है। साथ ही ये पता चलता है कि वादी स्वर से कि राग का गायन समय कौन सा है। अब आपने सारे गामा पा धा नी सा पढ़ा है, तो उसका अगर हम एक नोटबुक में लिखें सारे गामा पा धा नी और उसमें तार सप्तक का सा जोड़ दिया, यानी कि सारे गामा पा धा नी सा, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बन जाता है सारे गामा, दूसरा बनता है पा धा नी सा। तो जो सारे गामा वाला साइड है उसको बोलते हैं पूर्व भाग, पा धा नी सा वाले को बोलते हैं उत्तर भाग। अगर राग का वादी स्वर पूर्व भाग से है तो वो पूर्वांग वादी राग हो जाता है, और अगर राग का स्वर उत्तर की तरफ से है तो वो उत्तरांग वादी राग हो जाता है। तो इस तरह से वादी स्वर का महत्व ये है। अब हम चलते हैं संवादी स्वर की तरफ। संवादी स्वर वो होता है जो वादी स्वर से थोड़ा सा कम प्रयोग में किया जाता है, यानी कि प्रयोग ये भी उतना ही किया जाता है लेकिन उससे वादी स्वर से थोड़ा सा कम प्रयोग किया जाता है। अब हमने उसको राजा की संज्ञा दी और संवादी को संज्ञा मिलती है मंत्री की। किसकी संज्ञा मिलती है? इसको मंत्री की संज्ञा दी जाती है। और इसको साथ में हम कहते हैं सहायक स्वर, मुख्य सहायक स्वर। ये वादी स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है, उससे थोड़ा सा कम, तो इसको अटूट संबंध बनाने में ये काम आता है। तो अगर वादी स्वर पूर्व भाग से है तो संवादी उत्तर से होगा, ये इसका एक नियम है। अगर षडज है, इसके भी दो होते हैं, षडज मध्यम भाव और षडज पंचम भाव। अगर षडज मध्यम भाव है तो मीन्स उनमें 4 स्वरों की दूरी है। अगर षडज पंचम का भाव आता है वादी और संवादी में 5 स्वरों का अंतर आता है तो उसको षडज पंचम का भाव बोलते हैं। अब हम आते हैं अनुवादी स्वर पर। वादी और संवादी के अतिरिक्त राग में जो प्रयोग किए जाते हैं स्वर, उनको कहते हैं अनुवादी स्वर। इनको भी हम सहायक स्वर बोल देते हैं। मुख्य सहायक स्वर कौन सा था? संवादी स्वर, जो राजा के साथ यानी कि वादी के लगभग साथ साथ प्रयोग किया जाता था। अब दो स्वरों से तो राग बनेगा नहीं, क्योंकि राग में कम से कम 5 स्वर लगते हैं या 7 स्वर लगते हैं, तो वो बाकी के जो स्वर लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं अनुवादी स्वर। यानी कि राजा अगर राज करेगा तो कोई राज्य चाहिए, ठीक वैसे ही राग में वादी संवादी के बाद अनुवादी का स्थान आता है, जिसको हम प्रजा की संज्ञा भी देते हैं। इसके बाद आता है विवादी स्वर। विवादी, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, विवाद, कि वो स्वर है जिसको प्रयोग करने से विवाद खड़ा हो जाता है कि ये कौन सा राग गाया जाता है। वो किस वजह से होता है? विवादी स्वर का मीन्स होता है कि ये राग में स्वर नहीं लगेगा, इसका प्रयोग राग में नहीं होगा, लेकिन उसका प्रयोग जब करते हैं कुशल गायक, हर एक गायक नहीं, कुशल गायक जब विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं तो उससे उस राग का स्वरूप बढ़ जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो वो विवादी स्वर अच्छा लगता है। अगर किसी जो कुशल गायक नहीं है वो सही तरीके से नहीं लगाता है उस स्वर को, विवादी स्वर को, तो क्या होता है? वो विवाद खड़ा हो जाता है कि ये राग का स्वरूप निखर के नहीं आया है, इसलिए इसको विवादी स्वर कह देते हैं। इसको संज्ञा किसकी दी गई है?
इसको संज्ञा दी जाती है शत्रु स्वर की। लिखा है ना जैसे शत्रु स्वर की। पर कभी कभी क्या होता है, कुशल गायक जो इसका कम प्रयोग करते हैं, बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है विवादी स्वर का, तो वो किस लिए प्रयोग करते हैं, उसकी रंजकता बढ़ाने के लिए, उसको सौंदर्य बढ़ाने के लिए। इसका बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। पर आजकल इसको क्या कर दिया गया है, आजकल कुछ रागों में विवादी स्वर को अनुवादी स्वर के रूप में लेने लग गए हैं। वो कैसे, जैसे राग निहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग इतना बढ़ गया है, क्योंकि वो वर्जित स्वर था, लेकिन उसका प्रयोग करने लग गए हैं विवादी स्वर से, जिसका कि रूप सौंदर्य उसका निखर के आता है। तो वो मातीव्र इतना प्रयोग करने लग गए हैं कि वो विवादी से अनुवादी के रूप में बनते जा रहे हैं। बहुत ही प्रचलन होता जा रहा है आजकल इसका। एक होता है वर्जित स्वर। अब वर्जित स्वर क्या होता है? वर्जित स्वर वो होता है जो राग में नहीं लगने, उनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना होता। वर्जित यानी वर्ज्य स्वर कहलाते हैं। जैसे राग भोपाली में माँ और नी स्वरों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये दोनों स्वर भोपाली के लिए वर्जित हैं। अब किसी राग में हम लिख देते हैं परिचय में कि इसमें ये स्वर नहीं लगेंगे, जैसे भोपाली में लिखा कि माँ और नी स्वर बिल्कुल नहीं लगेंगे, तो उस राग के वर्जित स्वर हैं। विवादी और वर्जित स्वरों में फर्क क्या होता है? विवादी स्वर का प्रयोग कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कर लिया जाता है, लेकिन वर्ज्य स्वर का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।